दोस्तों, इंसान सदियों से चांद को लेकर बहुत एक्साइटेड रहा है, क्योंकि जब जब इंसान ने आसमान में उस चमकती हुई चीज़ को देखा तो उसने हमेशा इंसान को सोच में डाले रखा कि आखिर उस चमकती हुई चीज़ पर क्या होगा। खैर, ये तो आप जानते ही होंगे कि चांद हमारी अर्थ के सबसे करीब वाला स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसको हम अपनी आम आँख से भी आसमान में देख सकते हैं। चांद हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारी अर्थ के गिर्द चक्कर काटता है। तो यही वजह रही है कि इंसान हमेशा से चांद के बारे में जानने के लिए पुरजोश रहा है। और सबसे पहला स्पेस मिशन यानी अपोलो 11 भी इंसान ने चांद पर ही किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान बना जिसने चांद की मिट्टी पर कदम रखा। दोस्तों, दरअसल इंसानियत की ये तारीख रही है कि इंसान हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने की कोशिश करता आया है, जिनमें से एक नामुमकिन चीज़ ये भी है कि इंसान चांद पर ज़िंदगी तलाश रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लैनेट मार्स के बाद चांद ही एक ऐसी जगह है जो कि हमें जीने की उम्मीद देती है। एलोन मस्क कहते हैं कि पहले वो मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद वो लोगों को चांद पर भी भेजेंगे ताकि इंसान मार्स पर भी रहें और चांद पर भी रहें। तो यही वजह है कि इंसान आज भी चांद को स्टडी कर रहा है और उसको और ज़्यादा जानने के लिए उस पर लगातार मिशंस भेज रहा है। और मुमकिन है कि अगर इंसान जिंदा रहा तो वो अनकरीब चांद पर भी जिंदगी बसा लेगा। खैर, चांद क्या है ये तो आप अच्छी तरह खुद भी जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि चांद आखिर क्यों है, ये आखिर किस लिए बना, कैसे बना, और क्या होता कि अगर हमारे पास चांद ही ना होता। क्या चांद के बगैर अर्थ पर लाइफ होती, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होता। तो यही कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने इंसान को सदियों तक सोच में डाले रखा। और इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए इंसान को वक्त में पीछे जाना पड़ा, यानी उस वक्त जब कोई चांद ही नहीं था। तो जब इंसान ने चांद को वक्त में पीछे जाकर देखा तो इंसान को समझ आया कि आखिर ये चांद है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो चांद को स्टडी करके बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम चांद के बनने से लेकर चांद पर बसने तक की मुकम्मल कहानी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर बात करें चांद की तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चांद आखिर बना कैसे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द मून। तो दोस्तों, ये कहानी है उस वक़्त की जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ पैदा हुई। ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और धूल ने हमारी अर्थ को बना दिया था, जो कि फिर सूरज के गिर्द घूमने लगी थी। उस टाइम अर्थ का साइज आज की अर्थ के साइज से काफ़ी बड़ा था। और फिर यहाँ से शुरू होती है चांद के बनने की कहानी। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले प्लैनेट मार्स के जितना एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल गई थी। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई थी और बची कुची सरफेस हजारों टुकड़ों में बंटकर अर्थ के गिर्द चक्कर काटने लगी। बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिन्होंने अर्थ के गिर्द घूमने वाली एक नई दुनिया को जन्म दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक़्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,530 किलोमीटर दूर था, जो कि अर्थ के इतना ज़्यादा पास था कि अगर हम इसको देख लेते तो ऐसा लगता जैसे एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। दोस्तों, उस टाइम हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब था, जो कि बिल्कुल भी जीने लायक नहीं था। हमारी अर्थ ऐसे थी जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि अर्थ पर लावा के बड़े बड़े समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर, वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी, वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक सॉलिड सरफेस को बनाने लगी। हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी और हमारा चांद बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी जैसे आज उस पर दाग धब्बे हैं तो उस वक्त चांद पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर ये दाग आए कैसे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब अर्थ और चांद ठंडे हो रहे थे तो उस वक्त एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स की बारिश होती थी, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं LHB, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। LHB एक ऐसा टाइम था जब हजारों मीटियोर्स आसमान से गिरते थे और अर्थ और मून से टकराते थे। ये एस्ट्रॉइड्स कई मिलियन सालों तक अर्थ और चांद से टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर दाग लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जब चांद ठंडा हुआ
तो चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। उसके बाद चांद पर लगातार ऐसे इम्पैक्ट्स होते रहे जिनकी वजह से चांद जो पहले बिल्कुल वाइट था उस पर दाग लगने लगे। वो जगह जगह से डार्क ग्रे कलर का होने लगा। चांद पर धब्बे बनते गए और चांद के उन धब्बों को साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया। दोस्तों, मारिया के बनने के भी कुछ मिलियन सालों के बाद चांद पर फिर से इम्पैक्ट्स होने लगे, लेकिन ये इम्पैक्ट्स पहले वाले इम्पैक्ट से काफी छोटे थे, जिनकी वजह से चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बनते गए। ऐसे ही दोस्तों, अगर अर्थ की बात करें तो आज से 4 बिलियन साल पहले आसमान से मीटियोर्स की बारिश होती थी। वो मीटियोर्स वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही खास चीज लाया करते थे, और वो खास चीज थी पानी। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि वो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स जो अर्थ पर गिरते थे अपने साथ पानी की एक छोटी सी अमाउंट को लाया करते थे। ये मीटियोर्स कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बरसते रहे, जिनकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होना शुरू हुआ, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बना। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी, वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, क्योंकि अर्थ पर समंदर बन रहे थे जो कि इवेपोरेशन करने लगे। तो इन सब के चलते अर्थ को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला जो जिंदगी के लिए जरूरी था। अब दोस्तों, ये तो हो गई बात चांद के बनने की और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की। तो अब हम बात कर लेते हैं चांद के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जो कि साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, शेप ऑफ द मून। दोस्तों, चांद जो हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है, ये असल में एक अंडे के जैसा दिखता है, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी अर्थ है। क्योंकि दोस्तों, हमारी अर्थ की शेप भी बिल्कुल राउंड नहीं बल्कि ओवलेट शेप है, जैसे कि एक ऐसी बॉल जिस पर किसी ने पाँव रख दिया हो। इसी तरह दोस्तों, पूरा चांद कभी भी हमेशा एक साइज का नहीं होता। ये कभी छोटा नजर आता है तो कभी बहुत बड़ा नजर आता है। दोस्तों, जब चांद अपने अपोजी यानी अर्थ से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर चांद अपने प्रायोजी यानी अर्थ के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफी बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, जब चांद अर्थ से दूर होता है तो अर्थ पर मौसम काफी अच्छा रहता है और समंदरों में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं, लेकिन जब चांद अर्थ से सबसे करीब वाले पॉइंट पर आ जाता है तो अर्थ का मौसम बिगड़ने लगता है और समंदरों में लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं। कहते हैं कि चांद जितना ज्यादा अर्थ के करीब आएगा, अर्थ के समंदरों में उतने ही बड़े तूफान आएंगे। और ऐसा क्यों होता है, ये हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ मून। दोस्तों, अगर चांद के डिस्टेंस की बात करें तो चांद अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इस रास्ते में अर्थ जितने 30 प्लैनेट्स और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चलें और बिना रुके ही इस डिस्टेंस को कवर करें तो हमें चांद तक पहुंचने में 9.5 साल लग जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बीच बीच में रुक कर रेस्ट करें और डेली सिर्फ 14 घंटे ही पैदल चलें तो हमें चांद तक पहुंचने में 14 साल लग जाएंगे। इसी तरह एक कार हमें 130 दिन तक यानी लगभग 4.5 महीने में चांद पर पहुंचा देगी। और अगर बात करें एक रॉकेट की तो एक रॉकेट हमें सिर्फ 13 घंटे में ही चांद पर पहुंचा सकता है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑफ मून। दोस्तों, वैसे तो चांद पर बहुत कम ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी चांद की ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, यानी इस हिसाब से एक 100 किलो के बंदे का वजन चांद पर सिर्फ 16.5 किलो होगा। तो अब सवाल ये है कि चांद की ग्रेविटी का आखिर क्या रोल है। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी की वजह से ही हमारे समंदरों में लहरें पैदा होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि चांद जितना ज्यादा करीब आएगा, समंदरों में उतनी ही लंबी लहरें पैदा होंगी। चांद की ग्रेविटी इतना दूर से हमारी अर्थ पर तो असर नहीं कर सकती, लेकिन वो अर्थ के समंदरों पर बहुत ज्यादा असर करती है। तो अगर चांद की ग्रेविटी नहीं होगी तो समंदरों में लहरें ना होने के बराबर होंगी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर चांद अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ जाए। तो दोस्तों, इसके 2 जवाब हैं। पहला ये कि अगर चांद अर्थ से बहुत तेजी से टकराया तो अर्थ लावा की तरह उबल जाएगी, जैसा वो थिया के टकराने से उबली थी। और दूसरा जवाब ये है कि अगर चांद घूमता हुआ धीरे धीरे अर्थ के करीब आता गया तो वो अर्थ की हाई ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जिससे वो अर्थ के गिर्द एक रिंग बना देगा, जो कि सुनने में तो काफी कूल लगता ही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि चांद जैसे जैसे अर्थ के करीब आता जाएगा तो वो समुद्रों की लहरों से दुनिया को तबाह करता जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे जलजले आना शुरू हो जाएंगे और वोल्केनिक इरप्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शायद दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि चांद हर साल 1.5 इंच अर्थ से दूर हो जाता है। ये कभी भी अर्थ के करीब नहीं आता।
चांद पहले भी अर्थ के बहुत करीब था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चांद सिर्फ अर्थ से दूर होता गया। और दोस्तों, जैसे चांद की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर जल्जले आ सकते हैं, तो ठीक ऐसे ही चांद पर भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जल्जले आते हैं, जिन्हें मूनक्वेक्स कहा जाता है। नंबर 4, साइज ऑफ द मून। दोस्तों, अगर हम चांद का साइज अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ की चौड़ाई चांद से 4 गुना ज्यादा है और अर्थ के अंदर 50 चांद आराम से फिट आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम सन से चांद का साइज कंपेयर करें तो चांद हमारे सन से 400 गुना छोटा है। और मजे की बात यह है कि हमारा सन चांद से 400 गुना ही ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से अगर हम आसमान में चांद और सूरज को देखते हैं तो वो दोनों हमें लगभग एक ही साइज के नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण होता है तो चांद सूरज के आगे आकर सूरज को पूरी तरह ढक देता है। नंबर 5, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। दोस्तों, सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण साल में 2 से 3 बार होता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और जमीन के बीच में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें उस वक्त की जब लोग ये सब नहीं जानते थे कि सूरज ग्रहण क्यों होता है, तो उस वक्त चाइनीज लोग ये मानते थे कि सूरज ग्रहण के टाइम पर एक बड़ा सा ड्रैगन सूरज को खा जाता है, जिसकी वजह से सूरज काला हो जाता है। तो वो चाइनीज लोग उस ड्रैगन को भगाने के लिए ऊटपटांग हरकतें किया करते थे। इसी तरह अगर चांद ग्रहण की बात करें तो चांद ग्रहण हर महीने होता है। ये तब होता है जब अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। चांद पूरी तरह से अर्थ के साये में आ जाता है, जिसकी वजह से चांद का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। ये हर 29 दिन के बाद होता है, जिसे लूनर एक्लिप्स यानी चांद ग्रहण भी बोला जाता है। नंबर 6, रोटेशन ऑफ मून। दोस्तों, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमें हमेशा चांद की सिर्फ एक साइड ही नजर आती है। हम कभी भी चांद की दूसरी साइड नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों चांद एक ही साइड लेकर अर्थ के गिर्द रोटेट करता है, जिसको टाइडल लॉक भी बोलते हैं। हमारी अर्थ तो स्पिन भी करती है, लेकिन दोस्तों चांद कभी भी स्पिन नहीं करता, तो हमें सिर्फ चांद का एक ही चेहरा नजर आता है। तो चांद की जो साइड हमें नजर आती है उसको हम नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, और चांद की जो साइड हमें नजर नहीं आती उसको हम फार साइड या फिर डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। नंबर 7, मून्स एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों, अगर बात करें एटमॉस्फेयर की तो अर्थ पर एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से अर्थ पर जब रात होती है तो उससे पहले एक शाम भी आती है। यानी रात एकदम से नहीं होती बल्कि धीरे धीरे से होती है। बट वहीं अगर हम चांद की बात करें तो चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है। तो यही वजह है कि चांद पर रात से पहले कोई भी शाम नहीं आती और डायरेक्ट दिन से रात होती है और रात से दिन हो जाता है। ऐसे ही अगर हवा की बात करें तो चांद पर कोई भी हवा नहीं है। यानी अगर हम चांद पर एक झंडा लगाएंगे तो वो झंडा नहीं लहराएगा। यही वजह है कि चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो उनके जूते का निशान कई मिलियन सालों तक रहेगा, क्योंकि ना तो हवा चलेगी और ना ही मिट्टी उड़ेगी। दोस्तों, चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने ये बताया है कि चांद की मिट्टी की स्मेल गन पाउडर जैसी है, ऐसा गन पाउडर जो कि यूज हो चुका हो, और वो शायद इसलिए कि चांद पर कई सालों तक इम्पैक्ट्स होते रहे। नंबर 8, मून्स टेम्परेचर। दोस्तों, चांद पर दिन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इतना ज़्यादा गर्म है कि इस टेम्परेचर पर चाय आराम से बन सकती है। और वहीं अगर हम रात की बात करें तो चांद पर रात का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इतना ज़्यादा ठंडा है कि ये टेम्परेचर इंसान की हड्डियों तक को फ्रीज कर देगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह एंटार्क्टिका है, जहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये टेम्परेचर भी चांद के टेम्परेचर के मुकाबले काफ़ी गर्म है। नंबर 9, मिशंस ऑन मून। दोस्तों, वैसे तो चांद का सबसे पहला मिशन अपोलो 11 को माना जाता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो कि चांद पर उतरे थे। बट दोस्तों, मजे की बात यह है कि अपोलो 11 पहला मिशन नहीं था जो कि चांद पर भेजा गया। अपोलो 11 को शायद पहला मिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मिशन में इंसान भी थे। इससे पहले चांद पर जितने भी मिशंस भेजे गए तो उनमें इंसान नहीं थे, जिनमें ज्यादातर मिशन सोवियत यूनियन के जरिए भेजे गए थे। दोस्तों, 1959 में सोवियत यूनियन ने चांद पर अपना पहला मिशन भेजा, जिसका नाम था ल्यूना 1, जो कि एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट ल्यूना 1 को चांद के पास से फ्लाई बाय करके जाना था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से फ्लाई बाय करके जाता है तो उससे कम्युनिकेशन टूट गया था।
लेकिन फिर भी इसको एक सक्सेसफुल मिशन समझा गया क्योंकि तब तक लूना 1 चांद की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कैप्चर कर चुका था। ऐसे ही दोस्तों लूना 1 के बाद लूना 2 भेजा गया जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को मून पर क्रैश लैंडिंग कराई। दोस्तों चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट सोवियत का लूना 9 था और चांद पर चलने वाली सबसे पहली गाड़ी लूनोखोड 1 थी जो कि सोवियत यूनियन ने ही भेजी थी। तो चांद पर ज्यादातर मिशन सोवियत यूनियन ही भेजा करती थी। अगर हम बात करें अपोलो 11 की तो अपोलो 11 एक अमेरिकन मिशन था जो कि 1969 में भेजा गया था। अपोलो 11 के बाद अपोलो के और भी बहुत सारे मिशंस किए गए जो कि सबके सब अमेरिका ने ही किए थे। उन सभी मिशंस को मिलाकर सिर्फ 24 लोग ही ऐसे थे जो कि चांद पर जा सके और उन 24 लोगों में से सिर्फ 12 लोग ही ऐसे थे जो कि चांद पर उतर पाए। दोस्तों एलन शेफर्ड नाम का ये आदमी अकेला ऐसा इंसान था जिसने चांद पर गोल्फ खेला था। उसकी गोल्फ की बॉल चांद पर गुम हो गई थी जो कि आज तक नहीं मिली। कहते हैं कि वो बाल आज भी चांद पर ही है। नंबर 10, लाइफ ऑन द मून। दोस्तों चांद पर लाइफ पॉसिबल हो भी पाएगी या नहीं इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी अनक्लियर हैं, बट एलोन मस्क ये कहते हैं कि पहले वो मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद वो इंसानों को चांद पर भी रहने के लिए भेजेंगे, यानी इंसान मार्स पर भी रहेंगे और चांद पर भी रहेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा, इन सब पर मेरे चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। वैसे तो चांद के बारे में अभी भी बहुत से फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। बट अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा था। तो अगर मज़ा आया तो लाइक करो और अगर नहीं आया तो भी लाइक करो क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च करने में और उसके बाद उसकी एडिटिंग करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो लाइक लाजमी करो और अगर ऐसी ही नई नई चीज़ें जानने का शौक रखते हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मेरा और आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। बस तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।